मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हमारे पास आए। इससे पहले कि मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जो पल्स एकेडमी शुरू कर रहा है उसके बारे में बताऊं, मैं आपको ये बात ख़ास तौर पे बताना चाहता हूं कि ऐसा हमें क्यों लगता है कि हम जो शुरू कर रहे हैं वो दूसरों से अलग है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसकी ज़रूरत क्या है। आप सभी ये बात जानते होंगे और अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी के ऊपर, तकनीक के ऊपर बहुत काम हो रहा है। आप छोटे से छोटे मुल्क को ले लीजिए और बड़े से बड़े मुल्क को ले लीजिए, हर मुल्क इस वक्त तरक्की को ये मानता है कि वो तकनीक में कितना आगे है। उस बात से इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि वो मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। हमें ये समझना है कि तकनीक, टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना काम हो रहा है, क्या उतना ही काम तकनीक जिन लोगों के हाथों में जाएगी उनके ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जिन लोगों के हाथ में जाएगी क्या उनके ऊपर काम हो रहा है। तो तकनीक तो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी जिन लोगों के हाथों में जा रही है क्योंकि उनके ऊपर काम नहीं हो रहा, इस वजह से उस टेक्नोलॉजी का या तो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा या फिर गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिस तकनीक के ऊपर काम किया जा रहा है, वो तकनीक, वो टेक्नोलॉजी जिन लोगों के हाथ में जा रही है उन लोगों के ऊपर भी अगर काम किया जाए तो हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पल्स एकेडमी और उसके अंदर नीट और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन इसी की एक पहल है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है, लेकिन वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं जब वो ये समझते हैं कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर वो नहीं होता जो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ता है या अच्छे से रैंक लाता है। एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जो एक अच्छा इंसान भी होता है। अगर वो एक अच्छा इंसान होगा और फिर एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर भी होगा तो वो समाज में एक नई सोच लेकर जाएगा और उस नई सोच के साथ वो समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए हमने पल्स एकेडमी में ये शुरुआत करी। इसी वजह से मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाने से पहले हमारा हॉस्टल देखें। ये बात काफ़ी डिस्कस हुई, अशफाक सर की ये सोच थी जिसके ऊपर हमने अमल करने की कोशिश करी कि बच्चे आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं या बहुत सारे हॉस्टल्स में रहते हैं। तो आप देखिए, अगर आप कमरे के अंदर एंटर होंगे तो एक कमरा होगा, उस कमरे में 50 बेड पड़े होंगे, एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन। पहले तो बंकर बेड्स हुआ करते थे, एक साथ 3-3 बेड्स डल जाते हैं। ऐसी जगह पर बच्चे जो हैं जब रहते हैं तो वो पढ़ तो लेते हैं, वो सीख तो लेते हैं, लेकिन उनकी सोच डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि उनको वो सोच को डेवलप करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको वहाँ नहीं मिलती। इसी वजह से हमने ये सोचा कि हम इस ऐसे बड़े कैंपस के अंदर जहाँ मॉडर्न सारे इंतज़ामात हैं और जिस तरह का हॉस्टल अभी आप देखेंगे उस तरह के इंतज़ामात के साथ हम बच्चों को प्रिपरेशन कराएं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। हमारी अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर जाकर इन्हीं बच्चों को जिनको हम अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, सिर्फ अच्छा इंसान तक हम महदूद ना रहें, वो अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर भी बने, लेकिन अच्छे इंसान होने के साथ बने। हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक्सपर्ट्स की हेल्प लें और इसीलिए हमने मुंबई की एक बहुत मशहूर कोचिंग एजेंसी मास्टर क्लास के साथ टाई अप किया। आज उसके जो फाउंडर्स हैं वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, आतिफ साहब यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन लोगों ने हमारे स्कूल के साथ जुड़कर हमें जो स्ट्रेंथ दी है, जो हमें मजबूती दी है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मजबूती का फ़ायदा न सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स बल्कि पूरा समाज और पूरा मुल्क उठाएगा। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम जो भी चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ ये बच्चे अपना फ़ायदा अपने तक महदूद ना रखें बल्कि इसको समाज तक लेकर जाएं।
ये एक छोटी सी पहल है। आईआईटी और नीट के लिए जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, इसके अलावा जो चीज़ें आपने सुनी, उसके अलावा एक ख़ास चीज़ और जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हम बच्चों की करियर काउंसलिंग का एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आजकल क्या हो गया, बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनने तक ही महदूद रखा जाता है, उसके आगे उनको सोचने के लिए जगह नहीं दी जाती। जबकि आज आप जानते हैं कि अच्छे लॉयर्स, आप जैसे अच्छे जर्नलिस्ट ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसकी तरफ भी हम कदम बढ़ा रहे हैं कि अच्छी करियर काउंसलिंग की हम एक नींव रख रहे हैं स्कूल के अंदर, फाउंडेशन कोर्स जिसका नाम बुनियाद है। इसके अलावा ये तो हमारी जो पहल थी उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया, बाकी चीज़ों के बारे में आपको आतिफ साहब बताएंगे, और फिर हमारे स्कूल डेवलपमेंट हेड मुनीर सर यहाँ मौजूद हैं, हमारे मेंटर और हमारे डायरेक्टर सुहेल सर यहाँ मौजूद हैं, जो शहर के काफ़ी जाने माने और काफ़ी मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं, और बाकी साथी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आतिफ सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। थैंक यू सर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम है। बेसिकली मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स पे ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी कुछ सर ने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आईआईटी गुवाहाटी से इंजीनियरिंग की। आई बिलोंग टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर फैमिली, या गवर्नमेंट, मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे इन यूपी। तो मेरे डैडी ने हमेशा ये बोला कि बेटा, जो जहाँ पे भी तुम्हें पढ़ना है, जो भी एजुकेशन लेनी है, आई विल गिव इट टू यू। मतलब नो मैटर क्या पैसा खर्चा हो, मैं लोन लूँगा, मैं ज़मीन बेचूंगा, कुछ भी करूँगा, आप बताइए। जो भी एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर उनका बहुत फोकस था। मतलब वी वर 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे लिए, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर को भी उन्होंने बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दी, जो भी उन्होंने करना चाहा उनको दिया। मेरा थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ फोकस था, तो मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द फैमिली एंड जो घर वालों का सपोर्ट मिला, आई गॉट इनटू आईआईटी गुवाहाटी। जब मैं आईआईटी गुवाहाटी में गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंस ऑफ अचीवमेंट आया कि ओके, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर लास्ट 2 years। तो कहीं ना कहीं टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, एक होता है फर्स्ट ईयर पहुंच गए, अब फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं, एक अच्छी प्लेस पे पहुंच गए, तो टू गिव बैक टू द कम्युनिटी हमने और कुछ फ्रेंड्स ने एक जीरो इलिटरेसी जोन करके कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें हम आईआईटी गुवाहाटी के आसपास के जो एरियाज होते थे वहां पे वी वेंट टू द पुअर बैकग्राउंड पीपल, और उनके बच्चों को खुद पढ़ाते थे एंड उनको 10th and 12th के प्राइवेटली एग्जाम दिलवाते थे। वी यूज्ड टू प्रिपेयर देम फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन एज वेल। तो दिस वाज द इनिशिएटिव जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा टीचिंग में इंटरेस्ट जगा। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑरेकल। फिर जो टीचिंग का इंटरेस्ट था दैट डेवलप्ड वेरी नाइसली, तो मैंने ऑरेकल की जॉब, इट वाज अ कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब छोड़ के आई स्टार्टेड वर्किंग विद पेस। नाउ कहीं ना कहीं जो टू गिव बैक टू द कम्युनिटी था, वो पेस की वजह से छूटता चला गया। क्यों? दैट वाज अ जॉब। पेस अपना पेस या कोई भी बिग इंस्टीट्यूट वहां पे जो चीजें कर रहा है, आई एम पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट ड्राइविंग दैट इंस्टीट्यूट। तो उस वजह से वी स्टार्टेड आवर ओन क्लासेस, दैट इज मास्टर क्लास, जिसको डायरेक्टली, जिससे हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स, हर लेवल के स्टूडेंट बेनिफिट हो सके। मे बी इट मे बी अ फाइनेंशियल रेंज एज वेल एज एकेडमिक रेंज, कि कहीं ना कहीं एवरेज स्टूडेंट हो उनको भी हम बेस्ट पॉसिबल दे सके, एंड कहीं कहीं फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को भी हम बेस्ट पॉसिबल दे सके। देन वी मेट अशफाक सर एंड मुनीर सर एंड पर्स एकेडमी, इनका भी सेम विजन था। So we gel up very nicely and we came up with this association, जिसमें सर का जो प्रोग्राम था we really liked it, और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिल को लगी कि जिस वजह से मैंने टीचिंग में आना चाहता था, वो मैं थ्रू पर्स एकेडमी आई एम डूइंग इट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी थ्रू आवर टीचिंग, थ्रू आवर सिस्टम, थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस। So thank you sir, thank you for that opportunity. Now about master class, this is a I passed out from 2010 onwards. Last 10 years से हमारी team, the founders of master class are here in coaching classes for last 10 years. 10 साल से हमने काफ़ी IIT, NITs, JEE, NEET के रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। ऑल इंडिया रैंक 77, 42 जो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, एम्स, GMCs में पढ़ के निकल भी चुके हैं। विद दैट विजन इन माइंड, अब जो हमारी जो
तीन लोगों की टीम थी, that has grown to a 30 faculty team in the last 4 years. So we are a big family now which are still focusing on our base कि हमें हर एक स्टूडेंट के ऊपर इक्वल मेहनत करनी है. डज नॉट मैटर कि वो स्टूडेंट एवरेज है, रिच है, पुअर है, जैसा भी है. दिस इज आवर ड्रीम एंड आवर एफर्ट्स कि उसको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचाना है, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल रैंक और उसके लिए बेस्ट पॉसिबल इन्वायरमेंट एंड एफर्ट्स करना है. सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि वी एज अ मास्टर क्लास टीम एंड द पल्स एकेडमी टीम, हम अपने ईच एंड एवरी स्टूडेंट को बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस एज वेल एज एकेडमिक करिकुलम देंगे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मुनीर सर. यस. जैसे कि प्रिंसिपल सर ने कहा, हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं यहाँ पर. और इस मौके से हम ये कहना चाहेंगे कि हमको सीबीएसई की ग्रेड 11-12 की परमिशन मिल गई थी. उसके बाद हमने ये तय किया था कि हमें हमारी कम्युनिटी को यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए बच्चों को तैयार करना है. तो नीट और आईआईटी के लिए हमने यहाँ पर बच्चों के लिए मास्टर क्लास से टाई अप करके हमने बैचेस स्टार्ट करने का प्लान किया है. एक और चीज़ जो इस मौके से आपको बतानी है कि हमारा जो मैनेजमेंट है, द स्कूल इज़ रन अंडर अ ट्रस्ट, जुलेखा मोतीवाला सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में ये स्कूल चलता है. इस मौके से हमारे ट्रस्ट ने 1.5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप की शक्ल में हर साल देने का प्लान किया है, डिसीजन लिया है. तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा डिसीजन है ये. और ये 100 बच्चों को आज हमने जो तय किया है वो 100 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी. तो ग्रेड 5th से लेकर के ग्रेड 10 तक जो है 55 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी. और ग्रेड 11th में 45 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी. ग्रेड 11th में ये स्कॉलरशिप बच्चों का टोटल खर्चा बियर करेगी, उनका रहने खाने पीने से लेकर के उनकी एजुकेशन तक पूरा खर्चा जो है वो ट्रस्ट बियर करेगा. और ग्रेड 6 से लेकर के ग्रेड 10 तक के बच्चों को हम उनके ट्यूशन की फ़ीस या उनके एजुकेशन की जो फ़ीस होती है वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी. तो इस तरह से हमने एक प्लान किया था और इसके लिए हमने नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट किया. 3 फेजेस में ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसके बाद जो है बच्चों को रिटन एग्ज़ाम भी हमने लिया और इसके बाद में इंटरव्यू के बेसिस पर हम उनको उनकी स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट्स देंगे. तो ये एक बड़ा कदम जो है मैनेजमेंट की तरफ से था और मैं समझता हूँ कि ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा हेल्प साबित होगा पूरे नेशनल लेवल पे आइंदा आने वाले सालों में. ये इस मौके से आप तक ये बातें पहुँचानी थी. कोशिश है हमारी कि हम जो है बेहतर से बेहतर सोसाइटी को दे सकें एजुकेशन के फील्ड में भी और उनको हम अदर एवेन्यूज से भी सपोर्ट कर सकें. ये चंद बातें थी जो इस मौके से आप तक पहुंचानी थी. अब हमारे जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं, हमारे मेंटर हैं डॉक्टर सोहेल अहमद खान साहब, जो यहाँ पर मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एक्स प्रिंसिपल भी हैं, मैं इनको कहता हूँ कि वो आपसे अपनी बात रखें. जैसा आपने हमारे प्रिंसिपल साहब से और मुनीर साहब से सुना है कि हमने जो स्कॉलरशिप वगैरह रखी है ये एक तरह से लॉन्च किया है हमने और इसमें रेसिडेंशियल रखने का मकसद ये था, यानी आईआईटी और नीट के बच्चों को रेसिडेंशियल बॉयज़ के लिए रेसिडेंशियल नस्ब किया गया है इसलिए कि इनका वक्त ज़ाया ना हो. क्योंकि आमतौर से कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए बच्चे 6 घंटे कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं और 3 घंटे उनको आने जाने को और इसके लिए लग जाते हैं. वो टाइम को बचाने के लिए हमने ये नस्ब करने की कोशिश की है कि हमने रेसिडेंशियल सहूलतें फराहम करने की कोशिश की है बॉयज़ के लिए. गर्ल्स के लिए हम डे बोर्डिंग रखेंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि बच्चों में सेल्फ स्टडी और सुपरवाइज सेल्फ स्टडी का नज्म करें. सेल्फ स्टडी जब तक के नहीं होगी तो मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि बच्चे जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे
जब तक कि वो कोई चीज़ को क्रैक नहीं कर सकेंगे, यानी हासिल करना उनके लिए मुश्किल होगा। वो जब अपने आप को समझेंगे, अपने पोटेंशियल्स को जानेंगे, तो फिर वो आगे चलकर वो अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से। और हमारा मकसद ये है कि इनको कॉम्पिटेंट बनाना। इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा जब वो कॉम्पिटेंट बनेंगे तो अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब रहेंगे। और इसी मकसद के तहत हमने ये स्कॉलरशिप और ये जो फैसिलिटीज़ बच्चों को देने की कोशिश की है। अब खुदा से दुआ है कि इसको कामयाबी से हमकिनार करे खुदा। और आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और इसके अलावा तो बाकी कुछ नहीं है, इंशाल्लाह बाद में कभी बात होगी। ओके, लव। नाउ द फ्लोर इज योर्स। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो हमारे प्रिंसिपल सर भी हैं, आतिफ साहब भी हैं, यू कैन ऑलवेज कम विद द क्वेश्चंस। सर माइक ले लीजिए। दरअसल पूछना ये भी है कि ये जो 1.5 करोड़ की जो स्कॉलरशिप फंड आपने लॉन्च किया है, तो ये स्कॉलरशिप इसी एकेडमी की, पर्स एकेडमी के स्टूडेंट को रहेगी या अदर देन? सर का ये सवाल है कि ये जो हमने स्कॉलरशिप ऑफर की है, क्या सिर्फ पर्ल्स एकेडमी के स्टूडेंट के लिए होगी? ये हमने अभी सवाल, आप लोग यहाँ नहीं थे, पेरेंट्स का ये सवाल था कि पर्ल्स एकेडमी के स्टूडेंट्स को नहीं मालूम था, बाहर से बच्चे आए दूसरे स्कूल से यहाँ पर, और हमारे स्कूल के बच्चों को नहीं मालूम था। मेरे ख्याल से जवाब आपका मिल गया। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि हर साल जो है तो 20 लाख स्टूडेंट, हेलो, हर साल 20 लाख स्टूडेंट्स पूरे देश में नीट का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर एवरेज देखा जाए तो लड़कियों का एवरेज ज़्यादा है। तकरीबन 15 से 16 लाख लड़कियां एग्ज़ाम देती है और 4 से 5 लाख है तो लड़के एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ। तो क्यों ऐसा है कि लड़कियां आगे जा रही है और लड़के जो है तो डॉक्टरी को चूज नहीं कर रहे, डॉक्टरी को, नीट को जो है तो अवॉइड करते हैं, क्या वजह है? हाँ, बेसिकली ये तो डिवीजन ऑफ फील्ड हो गया। लड़के ज्यादा इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा फोकस है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग इज द वे इजियर फील्ड देन एमबीबीएस। और कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स का भी रोल है। पेरेंट्स भी अपने लड़कियों को ज्यादा फोकस करते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, और पेरेंट्स अपने लड़कियों को प्रेफर नहीं करते इंजीनियर बनने को, क्योंकि उसमें दौड़ना भागना और बहुत सारी, इंजीनियर का एक वो होता है ना कि दौड़ना भागना होगा, यहां जाना होगा, साइट पे जाना होगा। तो कहीं ना कहीं उनको बचपन से ही इस तरह से पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम डॉक्टर बनो, एंड लड़कों के लिए बोलते हैं कि बेटा तुम इंजीनियर बनो। तो अपनी कंडीशनिंग उस वजह से हो गई है। बट अगेन मतलब वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया बोलूं, अगर मैं सिलेक्शन बोलूं, ये आपने जिन्होंने प्रिपेयर किया उसकी बात कर रहे हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट सिलेक्शन, तो 60-40 का रेशियो होता है एमबीबीएस कॉलेज में। तो 60 गर्ल्स एंड 40 बॉयज रहते हैं। यस सर, ये मास्टर क्लास के साथ जो आपका कोलैबोरेशन हुआ है, मास्टर क्लास के साथ जो आपका एफिलिएशन हुआ है, तो ये क्लासेस आपकी ऑनलाइन रहेंगी या ऑफलाइन रहेंगी? ऑफलाइन। एवरीथिंग वुड बी इन द प्रेमाइसेस, इन द पर्ल्स एकेडमी। ये जेईई और आईआईटी के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी रहेंगी? हमने 3 बैचेस हमने डिसाइड किए हैं इस साल। 2 बैचेस हमारे नीट के हैं, एक बॉयज का बैच और एक गर्ल्स का बैच, और जेई का हमने सिर्फ बॉयज का बैच रखा है। 30 ईच बैच। सर आपने जो बताया ये 1.5 करोड़ का जो स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से रहेगी और किस तरीके का क्राइटेरिया रहेगा? फिर से आप मेरे को, हम लोग को थोड़ा आराम से बता दीजिए, ताकि कौन कौन से क्लास को कितना रहेगा, कैसा रहेगा, वो डिटेल दीजिए। देखिए, इसकी सभी डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर दी गई हैं। मैं खास तौर पे आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो 1.5 करोड़ की फिगर है, इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स जब स्कॉलरशिप देते हैं तो वो स्कॉलरशिप सिर्फ जो एकेडमिक ट्यूशन फीस होती है उसी में स्कॉलरशिप देते हैं। सिर्फ जो ट्यूशन फीस का पार्ट होता है कि ये इसमें स्कॉलरशिप है,
आप कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए तो वो कहते हैं भाई ट्यूशन फीस इतनी है, इसमें स्कॉलरशिप बाकी पैसा देना है। यहां पर जो स्कॉलरशिप है उसमें बच्चे के रहना, खाना और उसको जितने भी उसके एकेडमिक खर्चे होंगे जो उसकी पढ़ाई के लिए यहां पर जरूरी होंगे, उन सब वो सब के सब जो है उसकी स्कॉलरशिप में कवर होंगे। 100% स्कॉलरशिप है तो उसको पूरा फ्री होगा, अगर 75% है तो 75 और 50% है तो 50%। इसी वजह से ये स्कॉलरशिप का अमाउंट इतना ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को खाने का खुद पे करना है या फिर रहने का खुद पे करना है और ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप है, उसको उसमें उसकी पूरी स्कॉलरशिप्स कवर होगी। लॉन्ड्री तक बच्चे के जो कपड़े धुलेंगे वो भी, बच्चे की जो यूनिफॉर्म होगी वो भी, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई। जी परसेंटेज वाइज आपने ये दिए कि सबको पूरी की पूरी फैसिलिटी मिलेंगी? नहीं, मैंने आपसे कहा पूरा का पूरा खर्चा, स्कूल की पूरी फीस जिसमें हॉस्टल, स्कॉलरशिप पूरे के ऊपर है। हाँ मैं बताता हूं किस बेस पे दी जाएगी। देखिए हमारे, जी मैं समझ गया, बच्चे जो है वो पीटीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, एक टेस्ट कराया जा रहा है जो आज हुआ है। ये पहले ऑनलाइन टेस्ट हुआ, उसमें से जो बच्चों ने क्लियर किया वो अब जो है वो ऑफलाइन टेस्ट के लिए आएंगे। इस टेस्ट के अंदर बच्चों की मेरिट बनाई जाएगी, इस मेरिट के आधार के ऊपर बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो इस मेरिट की जो परसेंटाइल होगी, जो टॉप में बच्चे होंगे उनको मान लीजिए 30 सीट्स में से 15 सीट्स जो है उनकी स्कॉलरशिप है, तो पहले 5 बच्चों को 100%, उसके अगले 5 बच्चों को 75% और उससे अगले 5 बच्चों को 50%। इस तरह से उसका रेशियो डिवाइड किया जाएगा। पिछले 2 साल से पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, स्कूल पूरी तरीके से बंद थे, तो आपको लगता है कि पॉसिबल है बच्चे एग्जाम दे पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से स्कूलों में पढ़ाई हो रही थी, क्या आपको लगता है बच्चे सही ढंग से एग्जाम दे पाएंगे आपका? हाँ, मतलब जब भी मैं कंपटीशन की बात करूं या किसी भी स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करूं तो वहां पे परसेंटाइल होता है, परसेंटेज के नहीं। मतलब अगर 100 लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है तो टॉप 5 वालों को स्कॉलरशिप मिलनी है। मतलब यहां पे हम मार्क्स, क्योंकि मैंने अगर डिफिकल्ट पेपर दे दिया तो सब लोग 50 बिलो आएंगे तो फिर मैं बोलूंगा कि स्कॉलरशिप ही नहीं दे रहा हूं, तो वो नहीं है कि मतलब इतने स्टूडेंट्स को ये परसेंटेज स्कॉलरशिप मिलनी है, फिर नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स को अनदर स्कॉलरशिप, फिर नेक्स्ट 5 को अनदर। वो नंबर एग्जैक्टली सर बता सकते हैं, बट स्कॉलरशिप सबको मिलती है डिपेंडिंग ऑन द, नॉट डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज बट परसेंटाइल। यस सर। हेलो सर, अब देखते हैं हमारे समाज में, जैसा आपने कहा है कि उसका परसेंटेज देखा जाएगा, काबिलियत देखी जाएगी, उसके आधार पे आप देंगे, ये बात सही है। लेकिन कुछ बच्चे कुछ मार्क्स से पिछड़ जाते हैं, वो कहने के हिसाब से कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं। क्या उसके लिए आपने प्रावधान किया है कि सेकंड बेज में हम आपको कवर कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा सवाल है आपका। इसी का मैंने इशारा दिया था जब आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि हम जब आईआईटी, जेईई और नीट के इस बैच को स्टार्ट कर रहे थे, तभी हमने इस बात को तय कर लिया था कि इसको शुरू करने से पहले जो हम चीज शुरू करेंगे, जो हमारे डायरेक्टर सर के सुपरविजन में हमने यहां स्टार्ट करी है, उसके 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, वो भी आज यहां मौजूद हैं, तहसीन सर और उज़मा मैडम। हमने जो है वो एक करियर काउंसलिंग सेल बनाया है, जहां पर हम बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि बच्चों की, अभी किसी ने सवाल किया था कि लड़कियां नीट में ज्यादा जाती हैं, तो लड़कियां टीचर भी तो ज्यादा होती हैं। आप टीचिंग प्रोफेशन में देखिए, आप मेडिकल तो छोड़ दिए, आप टीचिंग में आएंगे तो उससे भी ज्यादा परसेंटेज है। उसकी वजह उनके अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, उनको दूसरों का देखरेख रखना, ख्याल करना, वो उनकी आदत में होता है। तो हर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटी होती है, अगर वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से प्रोफेशन को चुनेगा तो वो हमेशा कामयाब होगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने तभी वो कामयाब होगा। वो कामयाब होने के लिए उसके बहुत सारे रास्ते खुले हैं, और हमने स्कूल के अंदर इस चीज का प्रावधान किया है कि बच्चों की करियर काउंसलिंग की जाएगी, बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से बताया जाएगा। अब आपका सवाल यह आता है कि कुछ बच्चे रह जाते हैं, कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं। कोई बच्चा नहीं पिछड़ता। अगर कोई बच्चा पिछड़ता होता तो इतने बड़े बड़े लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में रह के ये ना कह रहे होते कि देखो जिस क्लास में मैं पढ़ता था उस क्लास में मैं तो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन जितने सब कामयाब थे वो मेरी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। तो इसीलिए पिछड़ता कोई नहीं है।
जी जी, देखिए आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। देखिए हम स्कूल के अंदर एक चीज को बिल्कुल साफ रखते हैं कि हमारे कैंपस के अंदर जितनी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकती हैं वो पहुंचेंगी। आपका मतलब आपका सिर्फ सवाल ये होगा कि हमने 45 का बैच रखा, अब उसमें से 30 का बैच रखा, उसमें से 15 को स्कॉलरशिप मिल रही है। अब ये एक बच्चा जो 16वां बच्चा था जो एक नंबर से पिछड़ गया, इसको क्यों नहीं? अगर हमारे पास स्पेस होगा और हमारे पास देखिए सुविधाएं लिमिटेड है, अब उसी में हमें करना है। ऐसा तो नहीं है कि जहां पे 40 बच्चों को बैठा सकते हैं वहां हम 80 को बैठा देंगे। लेकिन अब 41वें बच्चे का पूछेंगे तो क्या होगा? तो भाई जगह ही 40 की है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि वहां पे रुक जाएंगे। हम हर साल अगर ये चीज कामयाब रहती है तो हम हर साल जो है वो स्कॉलरशिप के जो नंबर्स हैं उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब एग्जाम होंगे तो इसमें कुछ आपने परसेंटेज रखा है क्या? लड़कियां लड़के 50-50 में रहेंगे या इक्वल रहेगा इसमें कुछ? देखिए हमने ऐसा तो कोई नहीं रखा है, लेकिन हमने ये जरूर रखा है कि हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक बैच लड़कियों का है, एक बैच लड़कों का है। तो लड़कियों के बैच में जो बच्चे जाएंगे वो लड़कियों की स्कॉलरशिप लेके जाएंगे, जो लड़कों के बैच में जाएंगे वो लड़कों की स्कॉलरशिप लेके जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि बैचेस अलग अलग हैं तो लड़कियों को और लड़कों को बराबर बराबर स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। सर एक आखिरी सवाल है, हम देखते हैं जब इतने हाई एजुकेशन पे आप जा रहे हैं तो जो रिटायर्ड कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनके भी एक अपना अनुभव होता है कि हम कैसे बढ़े, कैसे संघर्ष किए, तो उससे भी कहने की विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है। क्या ऐसा कोई आपका योजना है आने वाले बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल। मैं आप सभी से चाहूंगा जब आप लोग स्कूल से बाहर जा रहे होंगे तो ये जो आपको रोड मिलेगी आखिर में गेट से पहले सीधे हाथ पे नजर डालिएगा, कुछ कॉटेजेस बनाए गए हैं। वो कॉटेजेस हमने इसीलिए बनाए हैं कि जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिर्फ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं बल्कि राइटर्स और हमारे समाज में कंट्रीब्यूट करने वाले जर्नलिस्ट बड़े बड़े वो आए, हमारे पास रहे। हमने उनके रहने का पूरा इंतजाम किया है, वो रहे और अपने अनुभवों को हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। इसका पूरा स्कूल ने इंतजाम किया। सर भी कुछ कहना चाहते हैं? इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि अलॉन्ग विद पर्स एकेडमी मास्टर क्लास की टीम भी रेगुलर बेसिस पे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, जैसे अभी लास्ट हमारा मुंबई में सेमिनार हुआ था उसमें आईएएस ऑफिसर आशीष मोदी सर आए थे। ही इज अ कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ जैसलमेर, करेंटली इन भिलवाड़ा, तो वो आए थे। तो वी कीप ऑन कीपिंग दिस सेशन फॉर आवर स्टूडेंट, जिसमें जो भी ऐसे रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं वो आते हैं और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, विच इज वेरी नेसेसरी इस 2 साल की जर्नी में।